नमस्कार, सुर्खियां अखबार की देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अगले घंटे में आपको बताते हैं तमाम बड़ी अखबारों के हेडलाइंस। सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की G20 सम्मेलन में सार्थक चर्चा की उम्मीद है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया है। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंच चुके हैं और नाइजीरिया के अबुजा हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अबुजा शहर की ऑफ द सिटी देकर सम्मानित भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 3 देशों की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं और इस दौरान किस तरह से वहां पर उनका स्वागत सत्कार हुआ है। सबसे पहले नाइजीरिया पहुंचे हैं 3 देशों की यात्रा, लेकिन शुरुआत जो है वो नाइजीरिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है। अब देखिए, नाइजीरिया में ये पीएम मोदी की पहली यात्रा है और पिछले 17 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। ये इसे अपने आप में खास बनाता है। नाइजीरिया के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ब्राजील जाएंगे, गुयाना की भी यात्रा करेंगे। तो देखिए, आपको ये हेडलाइन भी दिखा देते हैं। अमर उजाला अखबार में मिडिल में इसको इम्पोर्टेंस दी गई है। ये देखिए, G20 सम्मेलन में सार्थक चर्चा की उम्मीद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। तो 3 देशों की यात्रा है और बहुत कुछ पॉजिटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर गया है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। ब्राज़ील जाना है, गुयाना भी जाना है। 5 दिवसीय यात्रा का जिक्र किया जा रहा है। 3 देशों की यात्रा है, स्केड्यूल लेकिन 5 दिन तक चलेगा। सबसे पहले अम्बुजा पहुँचे हैं और देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में सार्थक चर्चाओं का इंतजार है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। पीएम मोदी की 5 दिवसीय यात्रा में पहला गंतव्य नाइजीरिया है और अम्बुजा पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि जो यात्रा है ये रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक बहुत अच्छा अवसर है, बहुत पॉजिटिव अवसर है। वहां से प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील जाएंगे। उन्होंने कहा कि ब्राजील में वो त्रिगुट सदस्य के रूप में 19वें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पिछले साल भारत की सफल अध्यक्षता ने इस आयोजन को जनता का G20 बना दिया था। आपको याद होगा वो वक्त जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। रियो डी जेनेरियो में 18 और 19 नवंबर को होने वाले सम्मेलन में मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होंगे। भारत और ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के साथ G20 त्रिगुट का हिस्सा है। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 19 नवंबर को गुयाना पहुंचेंगे। बीते 50 सालों में गुयाना जाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मोदी 21 नवंबर तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि जिक्र हो रहा है, ऐसे भी देश जो हैं जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव भारत के बहुत लंबे समय बाद पहुँच रहे हैं, ऐसे में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इस फैक्ट को बना देता है। कहीं ना कहीं ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से प्रसार हो रहा है, किस तरह से एक्सटेंशन हो रहा है, किस तरह से दूसरे देशों के साथ जिनके साथ हम उस तरीके से संपर्क में नहीं थे, अब चूंकि भारतीय प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा स्टेप दिखाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जब वो यात्रा के लिए निकल रहे थे, 5 दिन का उनका स्केड्यूल है 3 देशों की यात्रा का, तो उन्होंने उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि मैं सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहा हूँ, सार्थक चीज़ों की उम्मीद कर रहा हूँ, यानी कि पॉजिटिव अप्रोच है मेरी और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि जाहिर तौर पर जिन देशों में मैं जा रहा हूँ, इन देशों के साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो पहले से ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, समृद्ध होंगे। और अगर कोई भारतीय रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर नहीं भी गए थे, तो अब चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं जो कि मौजूदा प्रधानमंत्री है, तो ये रणनीतिक तौर पर एक बड़ा कदम है, एक नई शुरुआत के तौर पर इसे देख सकते हैं। अब देखिए, G20 सम्मेलन भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तमाम देश यहाँ पर बड़े जो है, जो कि G20 के सदस्य वो पहुँच रहे हैं। शी जिनपिंग का मैंने इससे पहले जिक्र किया। चीन के साथ भारत अब नई एक शुरुआत कर रहा है। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष से बातचीत की थी और वो जो सीमा विवाद है उसे सुलझाने की कोशिश दोनों देशों की तरफ से की जा रही है। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं चीन भी इस बात को लेकर अब समझने लगा है कि चूंकि पड़ोसी मुल्क हैं और ऐसे में अगर आपस में वो विवाद बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये खुद चाइना के लिए भी अच्छा नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बोले हैं, हमारी सरकार जनता के लिए प्रगति के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। पूर्व की सरकारों ने की है वोट बैंक की राजनीति, हमने तो दिल जीता है। दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। उन्होंने पहले की जो सरकारें हैं उन पर निशाना साधा है
और कहा है कि देखिए हमने तो दिल जीता है। मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें वोट बैंक की राजनीति के अनुरूप अपनी नीतियां बनाया करती थी, जबकि मौजूदा सरकार ये सुनिश्चित करती है कि सरकार में लोगों का विश्वास बहाल हो। प्रधानमंत्री ने यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए प्रगति के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कई देशों में हर चुनाव के बाद सरकारें बदल जाती हैं। भारत में लोगों ने तीसरी बार हमारी सरकार को चुना है। पहले सरकारें चुनाव जीतने के लिए चलाई जाती थी और नीतियां वोट बैंक की राजनीति के अनुरूप तैयार की जाती थी, लेकिन हमने यह सुनिश्चित किया है कि सरकार में लोगों का विश्वास बहाल हो। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज अब अभूतपूर्व आकांक्षाओं से भरा है और हमने इन आकांक्षाओं को अपनी नीतियों का आधार बनाया है। हमारी सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए प्रगति के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। तो देखिए दैनिक जागरण अखबार आपको दिखा रहे हैं और उस खबर का जिक्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ ये छपा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि पूर्व की सरकारों ने की है वोट बैंक की राजनीति, हमने तो दिल जीता है। देखिए ये इतने कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि देश में तीसरी बार सरकार बनी है, एनडीए की सरकार बनी है तीसरी बार, और वही जो कॉन्फिडेंस है वही इस बात में नजर आ रहा है। और इसके अलावा भी हाल में अगर हमने देखा जिस तरह से चुनाव हुए हैं दो राज्यों में, जम्मू कश्मीर में भी जनाधार बड़ा है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, जो कि जाहिर तौर पर पार्टी के लिए पॉजिटिव खबर है। और हरियाणा में हमने देखा जहां पर उम्मीद नहीं थी, वहां पर अप्रत्याशित जीत जिस तरह से हासिल हुई है और जनता का प्यार देखने को मिला है, वहां पर भी बड़ा रिकॉर्ड टूटा है कि इतने लंबे समय बाद तीसरी बार कोई सरकार जो है, पार्टी की सरकार जो है वो रिपीट हो रही है, जबकि कहा गया था कि एंटी इनकम्बेंसी है, यहाँ तो नहीं आएगी सरकार। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि देखिए जो पहले की सरकारें थी वो वोट बैंक की राजनीति के अनुरूप नीतियां बनाती थी, हमने दिल जीतने का काम किया है। हम राजनीति से कोसों दूर है, हमारा वोट बैंक जीतने का कोई खास इरादा नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है वो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और लोगों ने हम पर विश्वास भी किया है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देखिए कई देशों में चुनाव के बाद सरकार बदलती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से रेपिटेशन हुआ है, उपलब्धियां भी गिनाई प्रधानमंत्री मोदी ने, कहा कि केंद्रीय बजट में 10 साल में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। बहरहाल अब कुछ और राज्यों में चुनाव होने देखना होगा। अब चूंकि चुनाव का मैं जिक्र कर रही हूँ तो महाराष्ट्र का भी यहाँ पर नाम आता है, और महाराष्ट्र में क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी बता देते हैं। महाराष्ट्र में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि जन जन तक पहुंचाएं, एक है तो सेफ है का नारा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। देखिए अमर उजाला में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है और ये नारा किस तरह से पॉपुलर हो रहा है ये भी हम लगातार देख रहे हैं कि अगर हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और अगर कटेंगे तो बटेंगे। तो देखिए एक बार फिर से इसका जिक्र हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इसे जन जन तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। 20 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा नीत महायुति को जिताने का संदेश हर घर तक पहुंचाना है। बीजेपी नीत महायुति सरकार मराठी गौरव को बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। महाराष्ट्र के लोग भाजपा नीत महायुति सरकार से बहुत खुश हैं। मैं जहां भी गया हूं मैंने ये प्यार देखा है। महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि महायुति की सरकार अगले 5 साल तक बनी रहे। तो देखिए आपको ये खबर भी एक बार दिखा रहे थे, स्क्रीन पर आप अभी भी देख रहे हैं और मेरे हाथ में भी अखबार है अमर उजाला का, जिसमें इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। और देखिए साफ तौर पर ये लिखा है कि जन जन तक पहुंचाएं, एक है तो सेफ है का नारा। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये सबको बताइए एक है तो सेफ है, यानी कि आपको एकजुट होकर रहना है। अगर आप अलग थलग रहेंगे, बटे रहेंगे, एक साथ मिलकर नहीं रहेंगे तो आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखिए महाविकास अघाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में, दैनिक जागरण अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। इस बीच अमित शाह क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। अमित शाह ने कहा है कि देखिए राहुल गांधी जो है वादे करते हैं और विदेश भाग जाते हैं, ये अमित शाह द्वारा कहा गया है।
उन्होंने कहा है कि जबकि बीजेपी अपनी हर गारंटी को पूरा करती है, कल झारखंड के देवघर में किस तरह से एक रैली में अमित शाह संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा एक के बाद एक वादे करते हैं, लेकिन वादे करने के बाद विदेश की तरफ भाग जाते हैं, यहाँ पर नहीं रुकते हैं अपने वादों को पूरा करने के लिए। जबकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका जो वादा है वो पत्थर की लकीर जैसा है। वो जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। बीजेपी अपनी गारंटी पूरी करती है। हम केवल झारखंड को आकार दे सकते हैं। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी कभी भी राज्य के हित में काम नहीं कर सकती। जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना लिया है। तो देखिए, इस खबर का जिक्र हुआ यहाँ पर दैनिक जागरण में, और आप देख सकते हैं खबर। ये देखिए, अमित शाह की तस्वीर के साथ ये खबर छपी हुई है और साफ तौर पर इसमें लिखा है कि कौन मना रहा है घुसपैठियों का राशन और आधार कार्ड। यानी कि ये समझिए आप कि जो घुसपैठियों का मसला है झारखंड में एक बार फिर से उठाने की, भुनाने की कोशिश की गई है और साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं जेएमएम जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। जेएमएम ही घुसपैठियों को संरक्षण देती है और इसीलिए अगर हम देखेंगे तो घुसपैठ कई राज्यों में बड़ी समस्या बनने लगी है। माना जा रहा है कि समय रहते से नहीं निपटा गया तो देश के लिए खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे रोकने के लिए जिम्मेदार कौन है। केंद्र सरकार पर ठीकरा तो फोड़ते हैं, लेकिन क्या जो राज्य सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? तो ये तमाम सवाल जो है गृह मंत्री अमित शाह दोबारा उठाए गए हैं जब रैली करने के लिए पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर देखिए, दूसरे चरण का मतदान है और जो तमाम मतदाता है उन्हें रिझाना है, समझाना है, बुझाना है, ये बताना है कि हम ही आपके लिए सबसे बेटर है और यहाँ पर वक्त आ गया है झारखंड में कि बदलाव लाए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। संविधान देश का डीएनए, बीजेपी के लिए ये कोरी किताब है, ये राहुल गांधी ने कहा है। अब राहुल गांधी भी तो पलटवार करेंगे, तो राहुल गांधी भी अपने तरीके से पलटवार कर रहे हैं और उन्होंने कह दिया है कि संविधान तो सिर्फ किताब है इनके लिए, संविधान के अनुरूप चलते कहाँ है ये। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान को देश का डीएनए मानती है, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए ये कोरी किताब है। पूर्व महाराष्ट्र के अमरावती जिले में चुनावी रैली को संबोधित करे थे राहुल गांधी और कहा कि संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए राज्यों में सरकारें गिराई जा सकती हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में किया गया। उन्होंने कहा कि इसमें यह भी नहीं लिखा है कि बड़े उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा सकता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संविधान को देश का डीएनए मानती है, जबकि बीजेपी और आरएसएस के लिए ये एक कोरी किताब है। तो देखिए, आपको एक खबर भी दिखा रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने निशाना साधा है और एक बार फिर से संविधान का मसला जो है वो उठाया है। ये देखिए, संविधान देश का डीएनए है, भाजपा के लिए ये एक कोरी किताब है। तो ये कांग्रेस पार्टी लगातार जब भी प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं तो संविधान का मसला बार बार उठाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी लगातार इस बात पर जोर दिया गया कि संविधान को अगर आपको बचाना है तो देश में आपको बदलाव लाना होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनानी होगी, क्योंकि बीजेपी संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है। अभी भी इसी बात का जिक्र किया गया है। अब भले ही महाराष्ट्र के चुनाव है, लोकसभा चुनाव नहीं है, विधानसभा चुनाव है, लेकिन ये जो मसला है संविधान का, ये लगातार बताने की कोशिश जो है वो आम लोगों को की जा रही है। उन्हें ये कहा जा रहा है कि संविधान अगर बचाना है और सभी धर्मों का अगर सम्मान चाहिए तो INDIA गठबंधन की सरकार को ही चुनना होगा। ये लगातार राहुल गांधी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है और कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं इस बात को लेकर कि संविधान तो मानती नहीं है मौजूदा सरकार। हालांकि सभी जानते हैं देश तो सिर्फ संविधान पर चलता है और संविधान से ही तमाम चीज़ें हो रही हैं, चाहे चुनावी प्रक्रिया की हम बात करें या फिर किसी और दूसरी चीज़ की बात करें। आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में अब बोले हैं सीएम योगी, जो काम मुस्लिम लीग ने किया वही अब समाजवादी पार्टी कर रही है। 1906 में अलीगढ़ में पड़ी थी देश के बंटवारे की नींव, योगी आदित्यनाथ ने कहा है और दैनिक जागरण में इस खबर को फ्रंट पेज पर तरजीह दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से निशाना साध रहे हैं वो भी आपको बता रही। योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में एक सार्वजनिक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है, निशाना साधा गया है समाजवादी पार्टी पर और कहा है कि अखिलेश यादव की पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच एक विवादास्पद समानता है, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उन्होंने कहा कि भारत के 1906 में भारत के विभाजन की नींव रखने वाली मुस्लिम लीग की स्थापना अलीगढ़ में ही हुई थी। अलीगढ़ ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, लेकिन सांप्रदायिक आधार पर समाज को
बांटने की जो उनकी मंशा थी वो कामयाब रही, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग की विभाजनकारी नीतियों को जारी रखे हुए है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखें कि मुस्लिम लीग की नींव इस्लामाबाद या कराची या ढाका में नहीं पड़ी थी, ये यहीं अलीगढ़ में पड़ी थी। ये आरोप जो है योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगाया गया है। खतरनाक इरादे अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। वही काम जो मुस्लिम लीग उस वक्त कर रही थी, अब ये काम समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, माफ कीजिएगा। और आरोप लगाए समाजवादी पार्टी पर और कहा कि उनके इरादों को सफल नहीं होने देना चाहिए। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है और कहा है कि देखिए, समाजवादी पार्टी की जो नीयत है वो ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव होने, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि बात समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं निशाना साधने का। लगातार एक दूसरे को निशाने पर लिया जा रहा है और उसी कड़ी में ये एक बड़ा स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ का, जो कि हमने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। भारत मंडपम में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के उत्तर पवेलियन में सीएम योगी को पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा भेंट की गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने दिलाई है वैश्विक पहचान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहुंचे। व्यापार मेले में आज जो है उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो मनाया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है। इसमें भारत के एमएसएमई उद्यमियों को अपने उत्पाद को दिखाने का एक अवसर जो है वो हासिल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से एक जिला एक उत्पाद के रूप में उसे वैश्विक मंच के सामने रखा गया है। तो देखिए, इस खबर का जिक्र जो है वो दैनिक जागरण में किया गया है। ट्रेड फेयर चूंकि चल रहा है और ट्रेड फेयर में किस तरह से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को शोकेस किया गया और वैश्विक पहचान इसे मिली है, इस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। तो देखिए, भारत मंडपम में चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पवेलियन में मुख्यमंत्री योगी को पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा भेंट की गई है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वारा तस्वीर जो है छापी गई, जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ। और देखिए, शुभारंभ हुआ है, राज्य की उपलब्धियां गिनवाई गई हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा और कहा है कि 2017 से 18 से पहले उत्तर प्रदेश को भारत के विकास में बाधा माना जाता था, लेकिन अब ये जो राज्य है ये असीमित पोटेंशियल वाला प्रदेश बनकर उभरा है। सीएम ने कहा कि राज्य में बीते सालों में व्यापक बदलाव हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश 96 लाख सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों के माध्यम से देश के सेक्टर का मजबूत आधार बन चुका है। यानी कि बहुत सारे बिजनेस यहाँ पर हो रहे हैं, ट्रेड यहाँ पर हो रहे हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि राज्य को अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हासिल हुए हैं। यानी कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का, इस बात का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि 2018 से प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से राज्य में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना को वैश्विक मंच पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके पहले लाखों उद्यमियों को न सिर्फ आर्थिक लाभ हुआ है बल्कि करोड़ों युवाओं को रोजगार से भी जोड़ा गया है। यानी कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर हम देखें किस तरह से रोजगार मिल रहा है युवाओं को, इस तरीके से देखें, हर तरीके से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ है। ये जिक्र योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है किया गया। उन्होंने कहा कि एशिया के सबसे बड़े व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश के जो बिजनेसमैन हैं उन्होंने अपने उत्पादों को दुनिया के सामने रखा है, एक शानदार मंच उन्हें हासिल हुआ है। तो इन तमाम बातों का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया है जब वो पहुंचे हैं ट्रेड फेयर। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चुनाव आयोग की सख्ती, आचार संहिता के उल्लंघन पर बीजेपी कांग्रेस से मांगा गया है जवाब। अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस दी है। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चल रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस द्वारा एक दूसरे के खिलाफ शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग ने दोनों ही दलों को नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अलग अलग चिट्ठी लिखकर शिकायत पर जवाब देने के लिए कहा गया है। दूसरा ये कि आयोग ने दोनों पक्षों से प्रतिक्रिया मांगते हुए उनके बीच शिकायतों का आदान प्रदान किया है। चुनाव आयोग ने दोनों पार्टी अध्यक्षों से 18 नवंबर दोपहर 1 बजे तक औपचारिक जवाब तलब किया है।
जबकि उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों और नेताओं को बनाए रखने के लिए 22 मई 2024 को चुनाव आयोग की पिछली सलाह याद दिलाई ताकि सार्वजनिक तौर पर नियमों का उल्लंघन ना हो और चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाए। तो देखिए, जाहिर है जब इलेक्शन का वक्त होता है तो किस तरह से नेता ये भूल जाते हैं कि वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। तमाम नियमों को ताक पर रखकर वो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिससे अगर हम देखें तो आचार संहिता का उल्लंघन होता है। और चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, तो दोनों ही बड़े दल जो हैं वो लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच देखिए, चुनाव आयोग सख्त नजर आ रहा है और दोनों को ही आड़े हाथों लिया है। चुनाव आयोग की सख्ती वाली खबर आप ये देख सकते हैं। आचार संहिता के उल्लंघन पर भाजपा कांग्रेस से जवाब तलब किया गया है। दोनों को नोटिस भेज दिया गया है। कहा है कि अपने अपने स्टार प्रचारकों को नियंत्रण में रखें। अब देखिए, स्टार प्रचारकों से मतलब आप समझ गए, तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के, बड़े चेहरे जो हैं सभी स्टार प्रचारक हैं, तो उनके लिए कहा गया कि नियंत्रण में रखें। नड्डा खड़गे से दोपहर तक स्पष्टीकरण की मांग जो है वो चुनाव आयोग द्वारा की गई है। महाराष्ट्र झारखंड में चुनावी राजनीति है और इस बीच देखिए, नारायणपुर और कांकेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर हुए हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों के 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि कहा अबूजा मार्ड क्षेत्र में नक्सलवादियों की उपस्थिति की सूचना मिलने के बाद वहां पर पहुंचे थे और सुरक्षा बल के जवानों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था। इस दल में जिला रिजर्व बल, डीआरजी, विशेष कार्यबल एसटीएफ और सीमा सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं। तो देखिए, अलग अलग तरह से नक्सल प्रभावित वारदातों को रोकने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ये कामयाबी है कि 5 नक्सली ढेर हुए हैं। हालांकि 2 जवान जख्मी भी हुए हैं। जानकारी मिली थी नक्सली वारदात की, जिसके बाद ये मुठभेड़ की घटना सामने आई है। ये बताया जा रहा है कि जंगल में मुठभेड़ में जवानों ने 2 महिलाओं समेत 5 नक्सलियों को ढेर किया है। तो इन 5 नक्सलियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। घटनास्थल से एक SLR, इसके अलावा देखिए एक इंसान राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। मुठभेड़ में कांकेर डीआरजी के कांस्टेबल हीरामन यादव और बस्तर फाइटर के कांस्टेबल जख्मी हुए हैं। दोनों खतरे से बाहर हैं, हालांकि स्थिति उनकी बेहतर है। कांकेर एसपी ने बताया कि नक्सली की उपस्थिति की सूचना पर नारायणपुर और कांकेर जिले से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और तमाम जो बल था, सुरक्षा बल था, वो भेजा गया था। शनिवार सुबह 8 बजे जैसे ही टीम यहाँ पर पहुंची है तो घात लगाए बैठे नक्सलियों ने गोलीबारी की। उसके बाद मुठभेड़ की स्थिति हुई। जवानों ने मोर्चा संभाला, जवाबी कार्रवाई की। दोपहर 12 बजे तक रुक रुक कर गोलीबारी होती रही, सुबह 8 बजे से। इसके बाद जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। घटनास्थल से मिले खून के धब्बों को देखने के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में कई और नक्सलियों के मारे जाने और घायल होने का दावा किया है। देखिए, ये भी एक आपके साथ साझा कर ले हम रिकॉर्ड की। साल अब तक 197 नक्सली ढेर हो चुके हैं। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 69 महिला नक्सलियों समेत कुल 197 नक्सलियों के शव मिले हैं। 782 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। 783 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। इसी अवधि में 3 राइफल, 9 AK-47, 11 SLR, 9 इंसान राइफल, 3 बोर की 13 राइफल्स, 4 कार्बाइन, 9mm की 10 पिस्टल, 22 BGL राइफल, 167 अन्य हथियारों समेत कुल 246 से ज्यादा हथियार जो है वो बरामद हुए। और जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिक्र किया था कि धीरे धीरे नक्सल प्रभावित जो इलाका है उसे नक्सली मुक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। बरेली में पटरी पर पत्थर और गडर रखकर ट्रेन को डीरेल करने का षड्यंत्र एक बार फिर सामने आया। दैनिक जागरण में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। बरेली पीलीभीत रेलखंड में ट्रेन को पलटाने की कोशिश की गई, यानी कि डीरेल करने की कोशिश की गई है। दिवनापुर हॉल्ट के पास खुराफातियों ने रेलवे ट्रैक पर 31 किलो वजनी और 1.25 मीटर लंबा लोहे का टुकड़ा रखा, पत्थर के स्लीपर रख दिए। रात 9:18 के तकरीबन ये जो खबर है, यहाँ से जो है मालगाड़ी गुजर रही थी। मालगाड़ी का इंजन इस अवरोध से टकराया तो लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। सूचना पर रेलवे अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची है। पीलीभीत के सीनियर सेक्शन इंजीनियर नेत्रपाल सिंह ने हाफिजगंज थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
तो ये जो लगातार खबरें हम देख रहे हैं कि ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश, जिसके पीछे देखिए अभी भी किसका हाथ है ये पता नहीं चल पाए, लेकिन लगातार इस तरह की खबरें हम देख रहे हैं, अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं जहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि ट्रेन को डीरेल किया जाए। अब अगर कोई ट्रेन डीरेल होगी तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है या बखूबी समझ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हमने ये देखा है कि जो लोको पायलट है उनकी सूझबूझ से, जिस तरह से उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया है, उससे इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हैं मैक्सिमम अगर हम देखें। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि आखिर कौन वो लोग हैं जिनकी मंशा है कि आम लोगों के बीच डर पैदा करें, उन लोगों के बीच डर पैदा करें जो कि ट्रेन में सवार हैं। एक वक्त में एक ट्रेन में कितने लोग कितनी कैपेसिटी में सवार होते हैं, कम्यूट करते हैं, या फिर अगर हम यूँ कहें कि मैक्सिमम लोग जो कम्यूट करते हैं वो ट्रेन के ज़रिए ही कम्यूट करते हैं, तो कहना गलत नहीं होगा। इस बीच अगर इस तरह की कोशिश है तो कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच डर पैदा करने की कोशिश है। बहरहाल एनआईए खुद इसकी जांच कर रही है, रेलवे पुलिस भी इसमें लगातार लगी हुई है और कोशिश की जा रही है कि इस बात का भंडाफोड़ किया जाए, पता लगाया जाए कि आखिर कौन वो लोग हैं जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक देखिए पुलिस के हाथ खाली हैं। बात हम करें उत्तर प्रदेश से तो लगातार इस तरह की खबरें मिल रही हैं, उसके अलावा पंजाब में भी हमने देखा है, गुजरात में भी हमने देखा है कि इस तरह के केसेस जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, झांसी अग्निकांड का जिक्र करते हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में जिंदा जले हैं 10 नवजात, 12 बच्चे गंभीर बताए जा रहे हैं। झांसी अग्निकांड की त्रिस्तरीय जांच हो रही है, 6 शिशुओं का पता नहीं है। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी गई है। झांसी के मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से हमने देखा, शुक्रवार देर रात तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे एक दर्दनाक हादसा हुआ है। नवजात गहन चिकित्सा इकाई वार्ड में भीषण आग लगने से 10 नवजात बच्चों की झुलसकर मौत हुई है। आग भड़कने के वक्त वार्ड में 50 के करीब बच्चे थे, बाकी बच्चों को निकाल लिया गया था, लेकिन उनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग का कारण ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट लगना बताया जा रहा है। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि आग लगने के बाद फायर सेफ्टी अलार्म भी समय पर नहीं बज पाया। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे में त्रिस्तरीय जांच का आदेश दिया है। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और मजिस्ट्रेट अलग अलग जांच करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच के निर्देश दिए हैं। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो देखिए सख्त कार्रवाई की बात तो की जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई पहला वाक़या नहीं है जब इस तरह से हमने देखा कि हॉस्पिटल्स में इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं। देखिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि छोटे छोटे ये बच्चे थे, कुछ ऐसे बच्चे जो अपने माता पिता से भी नहीं मिल पाए और जिंदा जल गए हैं 10 नवजात बच्चे। हालांकि देखिए सेना और अगर हम देखें तो सुरक्षा दमकल कर्मी जो है मौके पर तुरंत पहुंच गए थे और कोशिश की जा रही थी कि नवजात बच्चों को बचा लिया जाए। मैक्सिमम कोशिश ये कामयाब भी रही है, लेकिन 10 बच्चे फिर भी जिंदा जल गए हैं और जिन बच्चों को बचाया गया उनमें से 12 बच्चों की जो स्थिति है, जो हालत है वो काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। बहुत सारे अभिभावक हैं जो कि बहुत परेशान हैं, जिनका कहना है कि देखिए बच्चे हमने पैदा किए और उसके बाद डॉक्टर्स ने मिलने नहीं दिया गया। इस बात का हवाला दिया गया कि बच्चे भी कमज़ोर हैं और एनआईसीयू में है, अभी वो स्पेशल केयर में है, अगर उनसे मिलेंगे तो इन्फेक्शन का शिकार होंगे। लेकिन वो वक्त ही नहीं आया जब उन बच्चों से मिल पाते, उन बच्चों को गोद ले पाते। तो ये एक बहुत बड़ी वारदात है और अभी भी आप ये समझिए कि रिपोर्ट तो मांगी गई है, 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, 7 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है और मदद भी दी गई है परिजनों को। लेकिन ये मदद, ये कॉम्पेंसेशन किसी के लिए भी इतना बड़ा नहीं हो सकता अपने बच्चे की जान से बढ़कर। इस बीच सवाल ये है कि क्या इस घटना से भी सबक लिया जाएगा, क्योंकि लगातार इस तरह के केस आ रहे हैं और ये ज़्यादा पुराना हॉस्पिटल भी नहीं है जहाँ पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे पोल्यूशन की। प्रदूषण के साथ कोहरे का डबल अटैक और जो विजिबिलिटी है उस पर खासा असर पड़ेगा। देखिए अमर उजाला में इस खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। राजधानी का जिक्र कर लेते हैं। राजधानी और उसके आसपास के सटे इलाके, राजधानी में प्रदूषण के साथ अब कोहरे का डबल अटैक होगा। मौसम विभाग ने ये बात बता दी है, आशंका जाहिर कर दी है। घना कोहरा और स्मॉग छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया। स्थिति अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। इससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में विभाग ने वाहन चालकों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है। आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि प्रदूषण के साथ साथ कोहरे का डबल अटैक होगा।
ज़ाहिर है कोहरा होगा तो विजिबिलिटी आपको बहुत कम सड़कों पर दिखाई देगी, जिसका असर आप सीधे तौर पर देखेंगे यातायात पर। सड़क यातायात का जिक्र करें, रेल यातायात की बात करें या फिर हवाई यातायात की बात करें, विजिबिलिटी पर इसका ज़ाहिर तौर पर असर पड़ेगा। बाकायदा यहाँ पर अगर हम देखेंगे पोल्यूशन का जिक्र किया गया है। अब चूंकि देखिए ठंड नज़दीक है, ठंड शुरू हो गई है, ऐसे में प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी हुई है 37% से ज़्यादा, ये आंकड़े बता रहे हैं। दिल्ली की हवा फिर गंभीर श्रेणी में, AQI 417 दर्ज किया गया। 24 इलाके में दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हैं लोगों की मजबूरी, क्योंकि लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बाकायदा बताया भी गया है कि किस एरिया में कितना AQI है, जिससे दिल्ली में सबसे ज़्यादा 417 है, गाजियाबाद में 363 है, नोएडा की हालत भी बहुत बेहतर नहीं, 328 है, गुरुग्राम में 320 है, ग्रेटर नोएडा में 287 है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में अगर आप देखेंगे तो NCR की बात है, NCR की स्थिति फिर भी बेहतर है, लेकिन दिल्ली में जो इलाके हैं उनमें तो सब में 400+ AQI बताया जा रहा है। ऐसे में सांस लेने में संकट पैदा हो गया, बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी इस बीच सामने आ रही हैं। लोगों को गले में खराश की शिकायत हो रही है, जो कि लोग साइनस या एस्थमेटिक लोग हैं, उनकी दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो पोल्यूशन की स्थिति है और इस पर सरकार को जल्द कदम उठाने होंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे, स्थिति को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आने वाले वक्त में ये बड़ी समस्या बन सकती है। बहरहाल आज के शो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। लाडकी बही